हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ना माइक्रोबायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स। इसको अगर समझ लोगे ना तो आगे आपको सारे टॉपिक पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट, जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में इंट्रो देखा था। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो जा कर के हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने पढ़ाया था माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और उसकी ब्रांचेस के बारे में। साथ ही साथ नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ाया था और हिस्ट्री पढ़ाई थी। तो हम शुरू करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मॉर्फोलॉजी ऑफ टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब ही ये होता है कि हम उसको ऊपर से बस देखते हैं, जैसे कि उसमें उसका साइज़ क्या है, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, उनका मोटाइल है कि इमोबाइल है ना, वो मूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं, उनका शेप देखते हैं, साइज़ देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। मतलब कि जितना हमें ऊपर से हम उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उतना, ठीक है। तो माइक्रोब्स में किस किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इसमें बहुत डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि कॉकाई का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा स्टेप्टोकॉकस। ऑब्वियसली अगर आप लोग नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने 12th में 11th में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, उसमें इसके डायग्राम्स भी बने हैं, पर मैंने यहाँ पे छोटा छोटा मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कॉकाई है स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल यानी सर्कल शेप में। साथ ही साथ बैसिलाई रॉड शेप का होता है, इसका एग्जाम्पल होता है इकोलाई। ये मैंने छोटे छोटे से डायग्राम बनाए हैं। इस स्पायरल यानी कि इसका कॉइल्ड या फिर स्पायरल शेप्ड होता है बैक्टीरिया का। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रैपोनेमा। साथ ही साथ विब्रियो कॉमा शेप का होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है कोलेरा, ठीक है। अब आते हैं इसके साइज़ के बारे में बात करते हैं। साइज़ या फिर किस फॉर्म में होता है बैक्टीरिया। तो इसका साइज़ होता है 0.2 से 5.0 माइक्रोमीटर लेंथ में। और वायरस जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, जिसका साइज़ होता है 20 से 300 नैनोमीटर। और हाँ, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट होते हैं बैक्टीरिया में, जिसका एग्जाम्पल होता है अमीबा। फिर जिसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है 200 माइक्रोमीटर होता है लेंथ में। फिर आते हैं, बात करते हैं इनकी मोटिलिटी के बारे में, यानी ये मूवेबल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, इनके अंदर एबिलिटी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बैक्टीरिया, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो मूव कर सकते हैं, कहाँ से, एक जगह से दूसरी जगह में। और किसकी हेल्प से मूव करते हैं पता है, ये दो चीज़ों की हेल्प से मूव करते हैं। जैसे कि या तो उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और या फिर सीलिया प्रेजेंट होगा। जितने भी मूवेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो दो ही चीज़ों की हेल्प से मूव करेंगे, या फिर फ्लैजिला की हेल्प से और या फिर सीलिया की हेल्प से। अब आते हैं कि फ्लैजिला क्या होता है और सीलिया क्या होता है। फ्लैजिला होता है एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। मान लीजिए कि ये आपका कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसमें ये जो निकला हुआ है ये इसकी हेल्प से मूव करेंगे, तो ये होता है फ्लैजिला। और सीलिया क्या होता है, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जब वो मूव करते हैं सारे एक साथ, तब वो जा करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ता है। और ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किसी भी सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लैजिला में। फ्लैजिला के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि आर्चीसियस क्या होता है, जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। जैसे कि मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक फ्लैजिला है, इसमें एक भी आपको फ्लैजिला नहीं दिख रहा होगा ना। ये मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें एक भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तो इसको आर्चीसियस बोलते हैं। फिर आते हैं मोनोट्रीचियस में। मोनोट्रीचियस क्या होता है, जिसमें सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। मान लो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसमें एक की साइड फ्लैजिला प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं लोफोट्राइकस में। लोफोट्राइकस क्या होता है, जिसमें एक ही साइड क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। मैंने पहली वीडियो में बताया कि क्लस्टर मीन्स क्या होता है, इकट्ठा, यानी जहाँ पे कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है वहाँ पे क्लस्टर यानी झुंड बना रहना ना।
तो जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया, मान लीजिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके एक ही साइड पे बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लोफोट्रैकस। अब आते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस क्या होता है, जिसके बोथ साइड एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। मान लो जैसे कि ये एक फ्लैजिला मैंने बनाया, इसके एक साइड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके एक साइड फ्लैजिला इधर है और एक साइड इधर है। फिर आते हैं प्राइट्रैकस। प्राइट्रैकस क्या होता है, जिसके सारे साइड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लो ये मैंने एक डायग्राम बनाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके सारे साइड मतलब इस कहीं पे भी फ्लैजिला प्रेजेंट है। फिर आते हैं एम्फिलोलोफोट्राइकस। यहाँ पे क्या होता है, दोनों एंड पे क्या होता है कि क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने पहले एक पढ़ा था लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में एक साइड पे क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन इसमें दोनों साइड पे क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं नॉन मोटाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि देखो मोटाइल है तो ऑब्वियसली नॉन मोटाइल होंगे, क्योंकि सब में फ्लैजिला और सीलिया नहीं प्रेजेंट होते, मतलब कुछ मूवेबल होते हैं और कुछ नहीं होते। तो जो मूवेबल होते हैं वो हमारे मोटाइल में आ जाते हैं, और जो इमोबाइल होते हैं यानी जो मूवेबल नहीं होते हैं वो नॉन मोटाइल में आते हैं, जिसमें कि फ्लैजिला एब्सेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कलाबेसिला, ठीक है। फिर आते हैं कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन क्या होता है, जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो अटैच होता है एक सरफेस के साथ, हमारी बॉडी में वो एंटर करेगा और वो कहीं पे जा करके चिपक जाएगा। फिर वो क्या करेगा, अपनी मतलब बॉडी के अंदर वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन। मतलब कि वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है और वहीं पे जा करके अपनी कॉलोनी बना ले रहा है, ठीक, तो उसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। फिर आते हैं ग्रोथ और न्यूट्रिशन के बारे में। अब भाई वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको भी तो अपना जीवन जीना है ना, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए ही ना। तो आते हैं अब उनको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर इनका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इनका टेम्परेचर 3 टाइप के होते हैं 3 कैटेगरीज में। जैसे कि 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है, डायसोकोरोफाइल्स जिसका टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, मेसोफाइल्स जिसका टेम्परेचर 20 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है, और थर्मोफाइल्स जिसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 45 होता है। फिर इसका आइडियल टेम्परेचर जो होता है, मतलब ह्यूमंस के लिए भी या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आइडियल टेम्परेचर होता है। फिर इसके साथ साथ इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इनको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन भी 2 तरह के इसमें होते हैं, एक होता है एनारोब्स और एक होता है एरोब्स। एनारोब्स में क्या होता है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, जिसका एग्जाम्पल है कॉस्ट्रीडियम बॉटरिज्म। और जो होते हैं एरोब्स जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम, या फिर जो टीबी में बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलाई, ठीक है। फिर आते हैं मॉइस्चर। अब आप लोगों ने देखा था बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो नमी जहाँ पे होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं, तो उनको क्या होता है, उनका जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो वाटर के लिए ही होता है, उनके लिए वाटर बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल लीजिए मॉइस्ट ड्रेसिंग, कहते नहीं है कि पेशेंट जो है उसको उसका जो बेडशीट वगैरह है ये सब क्या होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नमी की जगह पे रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, फिर उसको बेड सोर वगैरह होने के चांसेस होते हैं। फिर आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। अब नर्सिंग, हम लोग नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी होगा तभी तो पढ़ रहे हैं ना। तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं उसके। क्या होता है कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। फिर डिजीज़ प्रोसेस को जानने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे कर रहे हैं, कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशन हो रही है। फिर डिजीज़ से बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए या फिर उसकी डायग्नोसिस के लिए। देन उसके बाद आते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल का जो प्रोसेस होता है उसको समझने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास एंड करती हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू हैव एनी डाउट, just please comment. Thank you so much.